तो मातृ मृत्यु का मतलब है गर्भवती महिला की मृत्यु, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी होने के 42 दिन के भीतर। उनको हम मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो में काउंट करते हैं। और ये भारत में लगातार गिर रहा है। 2017 से 19 में 103 था, 2019 से 21 में 93 पर आ चुका है। राज्यों के आधार पर वर्गीकरण देखें, एक राज्य जहां सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि डेथ्स बढ़ रही हैं या ऐसी सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, तो वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बंगाल। केरल में सबसे ज़्यादा कम और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तुलनात्मक रूप से बेहतर है। क्यों होता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था क्यों खतरे को पहचानने और निर्णय लेने में देरी। परिवार अक्सर देरी करता है, सोचता है प्रेगनेंसी या प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पैसों की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, सामाजिक उदासीनता का प्रमुख कारण। लेकिन आशा वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और नेशनल हेल्थ मिशन ने काफ़ी सुधार किया। तो पहला कारण ये है कि खतरे को पहचान ही नहीं पाते। दूसरा, अस्पताल पहुंचने में देरी। दुर्गम क्षेत्र, जंगल, द्वीप आदि से अस्पताल पहुंचने में घंटों लगते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का इलाका का भी देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो एम्बुलेंस सिस्टम है, नेशनल हेल्थ मिशन, जो आपातकालीन सेवाएं, इससे सुधार आया है। तीसरा कारण है अस्पताल में एक्सपर्ट्स नहीं है। आपातकालीन कक्ष में लापरवाही, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। फर्स्ट रेफरल यूनिट्स के लक्ष्य हैं, जिले में 4, लेकिन ये नहीं पूरे हो पा रहे। 66% एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी है, ब्लड बैंक नहीं है। तो 3 मेजर कारण है। देरी से पहचान पा रहे हैं, मतलब देर कर दे रहे हैं। दूसरा, अस्पताल पहुंचने में देरी। तीसरा, एक्सपर्ट्स नहीं है। क्या कारण है? तो पोस्टपार्टम रक्तस्राव सबसे प्रमुख। खून की तीव्र हानि, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो यूट्रस बहुत सारा ब्लड रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। यदि एनीमिया हो तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तुरंत ब्लड चढ़ाना और सर्जरी आवश्यक होते हैं, जो जनरली बहुत पैसे लगते हैं इसमें। बाधित प्रसव, किशोर, कुपोषित माँ के छोटे स्टडी बच्चा निकल नहीं पाता, गर्भाशय फट सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है और ऑपरेशन में लगता है पैसा, जो सारे परिवारों के पास नहीं होता। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, समय पर ना पहुंचने पर, नहीं पहचानने पर। जैसे किसी महिला को नहीं पता कि आर यू प्रेग्नेंट, एकदम से चौंक जाती है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। फिर संक्रमण, ट्रेंड स्टाफ की अनुपस्थिति, असुरक्षित गर्भपात भी कारण है। मलेरिया, टीबी, विशेषकर एक राज्यों में बहुत बड़ा संक्रमण है। क्या होना चाहिए? तो प्राइमरी देखभाल, रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रसव, ब्लड सप्लाई पर ध्यान। जो केरल मॉडल है, गुप्त मातृ मृत्यु समीक्षा अपनाना चाहिए, यानी कि किसी भी महिला की मृत्यु मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, उसके बारे में हमें समीक्षा करना। लेकिन वो आंकड़े या उनके नाम, उनकी फैमिली, उनके जो भी आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, वो सार्वजनिक रूप से ना करना, कलेक्ट ही ना करना। सिर्फ ये पता करना कि हाँ, इस इलाके में इतने व्यक्ति की मौत इस एज से हुई थी। आधुनिक तकनीक है, जैसे कि यूट्रेन क्लैंप्स, सक्शन कैनुला एक्सेट्रा। तो ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट, डेथ्स है, इनको रोका जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे पास राजनीतिक शक्ति, सामुदायिक भागीदारी, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, इमरजेंसी सेवाओं का तंत्र हो। तभी प्रभाव प्रसव सुरक्षित हो सकता है। यदि कमिटमेंट है तो भारत दुनिया का सबसे सिक्योर मातृत्व देश बन सकता है। लेकिन इन सब की कमी है हमारे पास, एक्सपर्ट्स नहीं है। अभी आपने देखा कि 66% एक्सपर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी है। अगला है, अगला आर्टिकल है, बिहार में जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, आयोग के 2 स्टेटमेंट्स की वजह से विरोधाभास है। दरअसल अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा।
तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ एक विशेष अभियान चला रहा है, वोटर लिस्ट में सुधार के बजाय उलझाव पैदा कर रहे हैं। क्या हो रहा है? दरअसल मामला ये है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ एक प्रचार में कहता है कि जिनके पास 11 जरूरी दस्तावेज नहीं है वो फॉर्म सबमिट करें और बाद में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एक तो ये है, लेकिन वहीं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये बात कहा कि दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक देने जरूरी हैं। इस विरोधाभास से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म सबमिट करें या ये 11 दस्तावेज। समस्या कहाँ है? तो समस्या है कि दस्तावेजों का काम स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया है, जिसमें पक्षपात और गलत तरीके से नाम हटाने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे आरोप लगते भी हैं। और जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ये असंभव है। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ समय पहले तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। तो गाँवों में और दूर दराज के बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का वो इलाका, झारखंड, उड़ीसा का वो इलाका कैसे होगा? तो लेखक यही कह रहे हैं कि सूची को व्यवहारिक बनाओ, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये आम पहचान पत्रों को भी स्वीकार किया जाए। ये दस्तावेज गरीब और ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। राशन कार्ड तो सबके पास होगा, राशन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड तो होगा और इन्हें आसानी से जुटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मामले के दो स्टेटमेंट्स की वजह से बिहार में अभी कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर रहा है। तो यही कह रहे हैं कि भैया जो दस्तावेज है उनको व्यवहारिक बनाओ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एक्सेट्रा। बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसकी जो वर्तमान प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को गैर नागरिक मानकर चल रही है। अब यहाँ सोचोगे कैसे, क्योंकि सब तो सिटीजन ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से सोचोगे तो वो 11 दस्तावेज मांग रहा है, यानी कि अगर जो व्यक्ति 11 दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया वो नागरिक नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तुरंत हस्तक्षेप करके नियमों को लचीला बनाना चाहिए, ये आर्टिकल कह रहा है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने से अपने अधिकार का वंचित ना हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन चुनाव आयोग को पहले ही एक्शन लेना चाहिए। ये तो मामला था, लेकिन चुनाव आयोग चूंकि न्यूज में है तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेते हैं चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये संस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। भारत बहुत ही विशाल कंट्री है और ऐसे देश में चुनाव करवाना पूरे यूरोप, अमेरिका में एक साथ चुनाव करवाने के बराबर है। तो जहाँ केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता का भी पालन करना है। अब संवैधानिक आधार को देखें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो 324 में इसकी स्थापना और शक्तियां हैं। 325 कहता है सबके लिए इक्वल वोटिंग, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए सबको जो 18 साल हो चुका है। पार्लियामेंट के चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 327। आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडलों को राज्य चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लेजिस्लेचर को, ये ध्यान रखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, लेकिन 327 कहता है कि पार्लियामेंट को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। किसमें? जो सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है। जबकि 328 राज्य विधानमंडलों को। ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियम बनाता है, नहीं, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट के स्तर पर राज्य बनाता है। चुनावों को केवल न्यायिक समीक्षा के लिए खुला छोड़ने की सीमा है, आर्टिकल 329। इस और ये सब के सब ये संविधान के भाग 15 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। गठन और संरचना की बात करें तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 324 राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने का तरीका पहले क्या था, तो एक लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता था वो होता था प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन हाल ही में बदलाव किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री होगा। कार्यकाल 6 वर्ष
या 65 वर्ष जो भी पहले हो, कैसे हटाए जाते हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जज जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, अन्य आयुक्त राष्ट्रपति के संतोष से हटाए जा सकते हैं। और वो ये विशेष प्रक्रिया क्या होती है? पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 प्लस ये जो 2/3 है ना, ये पार्लियामेंट के कुल स्ट्रेंथ का आधे से कम ना हो, और ये सेपरेटली पास होता है, एक बार लोकसभा में और दूसरी बार राज्यसभा में। तो हटाना इतना आसान नहीं है। कार्य और शक्तियां क्या है? तो निर्वाचन संबंधित कार्य, जैसे ये सेंट्रल के स्तर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों के चुनाव करवाता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है, सिंबल एलोकेशन यानी कि आवंटन करता है कि किस पार्टी को कौन से चुनाव चिन्ह है, और कोई निर्दलीय खड़ा है तो उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, राजनीतिक दलों की मान्यता देना, मान्यता वापस लेना, उम्मीदवारों के खर्चे की निगरानी की, एक उम्मीदवार कहीं सीमा से अधिक तो खर्च नहीं कर रहा, पुनर्निर्वाचित आदेश पारित करना, रीपोल करवाना। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन में धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो वहां पर रीपोल भी करवा सकता है, ध्यान रखिए। और रीपोल का सीधा मतलब है कि फिर से वोटिंग होगी। न्यायिक कार्य भी करता है। तो बेसिकली 3 काम करता है, एक तो इसके जो काम है वो करता है, रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, और न्यायिक कार्य जैसे उम्मीदवारों की अयोग्यता पर निर्णय, प्राथमिक स्तर पर विवादों का निपटारा, जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी का वो दर्जा छीन सकता है, भले ही वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन प्राइमरी लेवल पर ये कर सकता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर थोड़े से डाउट होते हैं, क्यों? सुरक्षा, इनको तो सुरक्षा मिली है, लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, और एक होते हैं ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा, और बहुमत से फैसला लिया था। अगर ये दोनों चाह जाए तो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर वही होगा। इसकी इनकी सुरक्षा है कि केवल पार्लियामेंट के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, और वो पार्लियामेंट का बहुमत ये है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% प्लस। और सेपरेटली एक बार राज्यसभा में होगा और दूसरी बार लोकसभा में। कार्यपालिका से दूरी, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के सीधे अधीन नहीं है। वेतन और सुविधाएं वही मिलती हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, लेकिन इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे राजनीतिक दबाव के आरोप लगते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं कि कई पार्टी ऐसे प्रचार कर रही हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी आंख नाक कान खुले होंगे तो दिख रहा होगा, कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर सीमित दंड। भाई जो पार्टी सत्ता में होती है जनरली उसके पक्ष में झुककर बात किया जाता है, या ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं का अनुरूप कार्य करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा आर्टिकल्स में छपते हैं। भ्रष्टाचार, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है, फर्जी वोटिंग, सीमित कानूनी अधिकार, चुनावी सुधारों की आवश्यकता है। क्या क्या सुधार हो सकते हैं? तो ये जो इलेक्शन रिफॉर्म कमीशन है, व्यय सीमा सख्ती से लागू हो, चुनाव आयोग को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। हालांकि संविधान में इसका वर्णन है, लेकिन इसकी जो अपॉइंटमेंट की बात है तो यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा इनका चयन हो। चुनाव से पहले इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चुनाव के बाद भी इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अभी हमने देख लिया वोटर लिस्ट जैसे विवाद, डिजिटलाइजेशन में वीवीपैट ट्रांसपेरेंसी पर बहस। कई लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह वीवीपैट इंस्टॉल कर देना चाहिए। वीवीपैट क्या होता है कि आप जब भी वोट देने जाओगे वहां पे एक मशीन लगी होती है, जैसे आप वोट देते हो तो वहां पे आपको दिखाई देता है एक पर्चे में, एक कुछ सेकंड्स के लिए आप देख पाते हो कि जिसको मैंने वोट दिया उसी को वोट गया है, दूसरे को नहीं गया। वहां पे आपका नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये दिखाई देता है कि आपने किसको वोट दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो काफी क्वेश्चन मार्क करता है, इसलिए अभी भी नहीं है। दलों की मान्यता खत्म करने संबंधित अधिकार को लेकर बहस। प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा फैक्ट
कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, बचपन से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, किस आर्टिकल में? 324, जो भाग 15 में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। आपके लिए एक सवाल मेंस के लिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, क्या भारत में चुनाव आयोग अपने उद्देश्य में सफल रहा है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये कैसे लोकतंत्र की आत्मा है। तो पहले ये बताओगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है और ये लोकतंत्र की आत्मा कैसे है, और फिर ये बताओगे कि भारत में चुनाव आयोग क्या अपने उद्देश्य में सफल रहा है। तो आप यहाँ इसकी कमियां गिनाओगे, फिर बाद में बताओगे कि काफी हद तक सफल रहा है लेकिन कुछ इसमें सुधारों की आवश्यकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक से पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। मैंने एमसीक्यू भी रखा है, जिस टॉपिक में मुझे लगा कि एमसीक्यू होना चाहिए मैंने उसमें एमसीक्यू भी रखा है। पहला प्रश्न, जिसका पहला कथन, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत की गई है। चुनाव आयोग केवल लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से, चुनाव आयोग का मुख्यालय मुंबई में है? नहीं, दिल्ली में है। क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर ध्यान से देखोगे केवल बात कर रहा है केवल लोकसभा और विधानसभा, जबकि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो तो लोकसभा में नहीं आता, उपराष्ट्रपति का होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, तो केवल पहला आंसर सही होगा। दूसरा, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जो संसद की विशेष प्रक्रिया पर आधारित होता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का हटाने की प्रक्रिया सीईसी के समान ही होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सही है, केवल एक। निम्नलिखित में चुनाव आयोग कौन कौन सी भूमिकाएं? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करना, चुनाव प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता लागू करना। तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा, चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में आता है, मैंने बताया था बीच में। भारत में चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय संस्था, स्टार्टिंग में एकल था, अभी वर्तमान में 3 मेंबर होते हैं। एक तो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाद में 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ये तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बी आंसर सही होगा। पांचवा, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने का अधिकार है। प्राइमरली है, भले ही आप कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन प्राइमरली अधिकार है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक रूप से हल करता नहीं, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो केवल ए ऑप्शन सही है। अगला टॉपिक है राइजिंग सी, शिफ्टिंग लीव्स एंड अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, लोग विस्थापित होंगे, तो हमारा टेस्ट होगा कि लोकतांत्रिक वैल्यू ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और भूमिका चौधरी जी ने इसको लिखा है, जो एक इंटरनेशनल लॉयर है, रिसर्चर है, स्पेशली बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी। तो यही कह रहे हैं कि जब समुद्र के स्तर बढ़ेंगे, जिंदगियां बदलेंगी, तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों की समीक्षा होगी। क्यों? जलवायु परिवर्तन भारत के समुद्री तटों को एक नया आकार दे रहे हैं, और इससे सिर्फ पर्यावरणीय संकट उत्पन्न नहीं हो रहा बल्कि गहरे सामाजिक आर्थिक विघटन भी उत्पन्न हो रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में कृषि, मछली पकड़ने, पारस्परिक पारिस्थितिकी पर जो निर्भर समुदाय थे, समुद्र के जलस्तर बढ़ने से खारे पानी की घुसपैठ, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, अनियंत्रित विकास के संयुक्त प्रभाव से विस्थापित हो रहे हैं। ये प्रवास को जन्म दे रहा है, जिससे प्रभावित लोग असुरक्षित शहरी बाजार श्रम में पहुंच रहे हैं बिना किसी कानूनी सुरक्षा के। और इन्होंने एग्जाम्पल देकर भी समझाया, जैसे ओडिशा का एक गांव था सतभाया, समंदर में समा गया, लोग पुनर्वास कॉलोनियों में जा रहे हैं जो टिकाऊ नहीं है।
एक ऐसा एग्जाम्पल कर्नाटक के होन्नावर तालुक में मछुआरे बंदरगाह पर्यटन मैंग्रोव की कटाई के कारण बेदखल हो रहे हैं। इसी प्रकार की परिस्थितियां तमिलनाडु, गुजरात और केरल के तटीय इलाकों में भी देखी जा रही है। तो कॉरपोरेट इतना आगे बढ़ चुका है कि सरकार का ध्यान इस पर है ही नहीं। जैसे विकास परियोजनाओं में सागरमाला, इसमें बंदरगाह निर्माण, एनर्जी प्रोजेक्ट, कॉमर्शियली एक्वाकल्चर, ये तटीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंग्रोव, रेत के टीले, वेटलैंड्स, ये समुदाय को बाढ़ों से बचाते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पर्यावरणीय स्वीकृतियां, जलवायु जोखिमों की अनदेखी करते हुए कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। विस्थापित लोग अब भी भुवनेश्वर, चेन्नई, कहने का मतलब ये बड़े शहरों में आ रहे हैं, जहां ये निर्माण, ईंट भट्टा, घरेलू कामों में काम कर रहे हैं, जहां ये श्रम शोषण, कर्ज जाल, कानूनी सुरक्षा के अभाव, लैंगिक हिंसा का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ ना तो आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ना लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, ना एजुकेशन के लिए कुछ होता है, कुछ भी नहीं। कानूनी मान्यता, भारत में जलवायु जनित प्रवास पर कोई स्पष्ट कानून ही नहीं है। आपदा प्रबंधन 2005 हो या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसे कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ संरक्षण पर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता। और इन कानूनों की सबसे बड़ी फॉल्ट यही है। अभी जो अधिसूचना 2019 का है, यह आलोचना झेलनी पड़ी। क्यों? ये पर्यटन और उद्योग को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन समुदायों के अधिकारों को नहीं। नए लेबर कोड्स में भी जलवायु विस्थापितों से कोई विशेष सुरक्षा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूर्व निर्णय जो पर्यावरण और मौलिक अधिकारों के रिश्तों को मान्यता देता है, ये अभी तक व्यवहारिक ढांचे में नहीं आए हैं। आंदोलन और प्रतिरोध, एन्नोर क्रीक तमिलनाडु, पत्तुबम मैंग्रोव संरक्षण केरल, सतभया बचाओ अभियान ओडिशा, चूंकि डूब चुका है, ये सब स्थानीय आंदोलन है जिनको विकास मॉडल को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन पर्यावरणीय रक्षकों को उत्पीड़न, निगरानी और अपराधीकरण का सामना करना पड़ता है। इनकी बातों को सुना नहीं जाता, अक्सर दबा दिया जाता है। तो इन्होंने, लेखक साहिबा ने यही बताने का प्रयास किया है कि विस्थापित तो हो रहे हैं, संरक्षण के लिए कानून भी, लेकिन इनके लिए कोई लॉ नहीं है, ना ही सरकार इन पर ध्यान दे रही है। तो आगे यही कह रही हैं कि प्रवासियों को पहचान मिले, उनको पॉलिसी में स्थान मिले, कम से कम आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित हो। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हम सपना देखते हैं कि 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? समाज का एक बहुत बड़ा तबका रोटी कपड़ा मकान के लिए कमा रहा है। लेबर कोड में प्रवासियों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वो होने चाहिए। तटीय क्षेत्र प्रबंधन को आर्थिक हितों के बजाय समुदाय आधारित बनाया जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई चंद कंपनियां आए, ऊपर से अनुमति मिले, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो परमिशन देता है आप कर लेते हैं। यानी कि 50 किलोमीटर से ऊपर की सड़क बनवानी है, तभी आपको वहाँ EIA करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 50 किलोमीटर में नहीं है तो आपको EIA करवाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इनका कहना ये है कि जो तटीय क्षेत्र मैनेजमेंट है, ये लोकल समुदायों से परमिशन लेकर बनाया जाए। सेल्फ डेवलपमेंट गोल जो UN 2015 में रिपीट किया, उसके तहत भारत का दायित्व है कि जबरन श्रम रोका जाए और सभी को गरिमामय कार्य मिले। तो ये यही कह रही हैं कि जलवायु परिवर्तन पर हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका सामना करने के लिए हमें लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा है। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए चुनौती नहीं है। आपने जुगनू का नाम सुना है? अब ये कभी दिखाई नहीं देते, जबकि यही समय है दिखाई देने का। तो क्या सिर्फ मानवीय गरिमा और अधिकारों की रक्षा आवश्यक है? इसके साथ साथ हम प्रकृति को भी खो रहे हैं, जुगनू दिखाई नहीं देते। एक आंकड़ा है जिसमें हम 1.5 करोड़ प्रजातियों को तो जानते हैं, स्पीसीज को, लेकिन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 18 लाख को आइडेंटिफाई कर पाए और हर साल 10,000 से 20,000 प्रजातियां खत्म हो रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आती है और मानवीय एंगल से तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्यावरण से
बहुत ही पर्यावरण जल्दी नष्ट हो रहा है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है रोकथाम के लिए तैयारी, वन हेल्थ कार्यक्रम की। अभी केरल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए, जिसमें एक 38 वर्षीय महिला और एक 18 वर्षीय महिला। 18 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन जो 38 वर्षीय महिला है, हालात गंभीर है। 3 जिले हैं केरल में जहां अलर्ट है, और वो 3 जिले हैं, हालांकि कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी मामल्लपुरम, यहीं से शुरुआत हुई थी, पालक्काड, कोझिकोड। ये इतना मामला गंभीर क्यों है? एक संक्रामक वायरस है, और ये हो जाता है ना जब, तो 40% से 75% ज़्यादा चांस है कि आप मर जाओगे, मृत्यु हो सकती है। कोई इलाज नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ रोकथाम और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। इस वायरस का स्रोत फल चमगादड़ है, यानी ये माना जाता है कि संक्रमित फल होते हैं ना, जो सेवन करते हैं हम, जो चमगादड़ों के द्वारा काटे गए, चमगादड़ से फैलता है, याद रखना। ये उन्हीं से फैलने में भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन का संबंध और समाधान, वन हेल्थ मॉडल। मानव जनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है, जिससे मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। इससे जूनोटिक स्पिल ओवर की आशंका बढ़ती है, यानी वायरस जानवरों से इंसानों में कूद सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि भारत को एक मजबूत हेल्थ कार्यक्रम अपनाए, जो निपाह ही नहीं बल्कि और भी जितने भी वायरस हैं उनकी निगरानी कर सके, रोकथाम कर सके, और मानव प्राणी स्वास्थ्य का इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। जैसे अब जैसे निपाह की ही हम बात करें, तो ऐसा ना हो कि निपाह तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये भी डॉक्टर्स को ट्रेन करना होगा, या फिर हमें ये भी पॉलिसीज अपनानी होंगी कि वो एक्स्ट्रा भी चेक करें कि क्या वो जिसकी जांच करवाना है उसके इतर भी उनको प्रॉब्लम है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, तो शायद हम अपने हेल्थ जो सर्विस है उसमें बहुत पीछे हो जाएंगे, और ऐसी बीमारियां अब आम बात हो चुकी हैं। तो इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो जैसे कोरोना फैला, वैसे बीमारियां फैल सकती हैं। क्लाइमेट चेंज इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगला आर्टिकल है एमएसएमईज के ऊपर की महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं पैसों के लिए। महिलाएं एमएसएमईज तो चलाती हैं, लेकिन इनको फिर भी कर्ज में मदद नहीं मिलता है। 2024 की जीडीपी जो भारत की थी, उसमें 30% योगदान, और सरकार इसे अगले साल 35% करने की योजना बना रही है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह फॉर्मल क्रेडिट, औपचारिक लोन नहीं मिल रहा। बैंक में जाती हैं, बैंक मना कर देता है। 20% एमएसएमईज महिलाएं चलाती हैं, लेकिन जो इनका टर्नओवर है केवल 10%, एक तिहाई इनकी हिस्सेदारी है। और इन्हें कुल जितना भी एमएसएमईज के लिए पैसा आता है, महिलाओं को सिर्फ 11 से 15% हिस्सा मिलता है। और क्रेडिट क्रेडिट गैप क्रेडिट गैप का मतलब ये है कि अगर महिला 100 रुपये मांगने के लिए जाती है, तो उसको केवल और केवल 65 रुपीज़ मिलते हैं, 65 रुपये नहीं मिलते। तो ये 65% क्या है? क्रेडिट गैप है। जबकि यही पुरुषों में 20% है, कि पुरुष अगर 100 रुपये कर्ज लेने जाए तो उसको 20 रुपये नहीं मिलते, बाकी 80 रुपये मिल जाते हैं। तो पुरुषों में ये कम है। अब बात यह आती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये महिलाओं को बिना गारंटी का ऋण देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2024 में लगभग 67 करोड़ जो लोन अकाउंट थे, इसमें से 64% महिलाओं के थे। लेकिन जो कुल आवंटित राशि हुई, लगभग 5.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ में से केवल 41% ही महिलाओं को मिला, लगभग 2.25 लाख करोड़। तो 67 करोड़ लोन अकाउंट थे, और इसमें 64% महिलाओं के थे। लेकिन जब अमाउंट की बात आती है, तो जितना भी पैसा जारी किया गया एमएसएमईज को, केवल 41% उनको मिला। इनफॉर्मल सेक्टर में भी महिलाएं पीछे हैं। क्यों? ज्यादातर महिलाएं इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस चलाती हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कागजात होते हैं, ना संपत्ति गिरवी रखने के लिए, बैंक से ऋण नहीं मिलता, इसीलिए अनऑफिशियली और जोखिम भरे कर्ज पर निर्भर रहती है।
इसी को दूर करने के लिए सरकार ने उद्यम असिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें अब तक 1.86 करोड़ एमएसएमई मतलब इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर हो चुके हैं और इनमें से 70% महिलाएं हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्यों आखिर ऐसा है? तो कम वित्तीय साक्षरता, कम जागरूकता, बैंक सहायता का अभाव, महिलाएं कोलैटरल के बिना ही लोन मांगती हैं। यानी कि ज्यादातर में क्या होता है कि वो अकेले लोन मांगने के लिए जाती हैं, जबकि लेखक का कहना ये है कि अगर वो कोलैटरल 3-4 महिलाएं अगर एक साथ जाए तो ज्यादा संभावना है कि बैंक उन्हें लोन दे देगा। जैसे एक बैंक लोन देने के लिए पुरुष को औसतन 2 बार रिजेक्ट करता है, तो भाई महिलाओं को 4 बार। क्या हो रहा है? तो आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेपो रेट 5.5% किया और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को 100 बेसिक पॉइंट से कम किया है। बेसिक पॉइंट मतलब होता है 100 बेसिक पॉइंट मतलब 1%। 80 बेसिक पॉइंट का मतलब क्या है कि 0.80% कम कर रहा है। तो सीआरआर का मतलब ये वही रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि पहले बैंक अगर 100 रुपए में से 20 रुपए रखते थे, तो आरबीआई ने कहा कि 20 नहीं, अब तुम 21 रख सकते हो। महिलाओं को अभी भी पर्याप्त कर्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन नीति में मंशा तो है, लेकिन जमीन पर एग्जीक्यूशन काफी कमजोर है। लेखक यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें यह बात है कि कितनी सरकार की योजनाएं असरदार है, नहीं है। ग्राउंड लेवल पे चेंजेस ना के बराबर हो रहे हैं। सरकार आरबीआई मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन लेखक खुद कह रहे हैं कि नीति में मंशा तो है कि सुधार हो, लेकिन जमीन पर एग्जीक्यूशन काफी कमजोर है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं इस आर्टिकल से संबंधित और एमएसएमईज। भारत में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमईज का कुल रजिस्ट्रेशन एमएसएमईज में लगभग 20% है। यस। महिला नेतृत्व वाले एमएसएमईज को कुल निवेश की संख्या लगभग 40% होती है। 40% मिलती है, 11 से 15% मिलती है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड इनकरेक्ट है, तो ये खत्म ये खत्म। महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सेक्टर कुल टर्नओवर में 10%, यस, 1/3 योगदान देती है, जिसको सरकार अब कुल 30% एमएसएमई सेक्टर योगदान करता है भारत की जीडीपी में, जिसको 35% बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें भी 1/3 महिलाओं के लिए, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा, क्रेडिट गैप शब्द का सही अर्थ क्या है? महिलाओं उद्यमियों द्वारा उठाए गए ऋण ब्याज की दर, नहीं, ब्याज की दर बात ही नहीं थी। सरकार द्वारा निर्धारित कुल ऋण लक्ष्य, नहीं। उधारकर्ता द्वारा मांगे गए ऋण और उसे प्राप्ति ऋण के राशि के बीच का अंतर, ये स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? गलत विकल्प चुनना है। तो गैर कृषि क्षेत्रों में कार्यरत एमएसएमईज को बिना गारंटी के लोन मिलता है। बिल्कुल, ये हमने देखा 2024 में महिलाओं के पास कुल मुद्रा खातों का लगभग 64% था। बिल्कुल। योजना के तहत महिलाओं को कुल आवंटित राशि लगभग 70% थी, नहीं, 41% थी। खाते तो इनको 64% है, लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आती है तो 41% पे अटक जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत विकल्प ही चुनना है, तो सी ऑप्शन सही है। चौथा, महिला उद्यमियों को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या? संपत्ति जमानत का अभाव, वित्तीय साक्षरता में कमी, सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, बैंकों में पुरुषों की तुलना में दोहरी बार जाना पड़ता है। अगर पुरुष 2 बार जाता है तो महिला को 4 बार जाना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4। उद्यम असिस्ट पोर्टल क्या है? आप ये अपडेट कर सकते हैं एमएसएमईज में कि सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां एमएसएमईज महिलाएं चला रही हैं, उनको औपचारिक मान्यता देकर प्रायोरिटाइज सेक्टर ऋण के लिए पात्र बनाना। तो ये एमसीक्यू थे एमएसएमईज के आर्टिकल पर बेस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।